हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ हिंदी के चैप्टर 2 20 के दांत के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगी। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन हैं जो अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। और फ्रेंड्स, मैं इससे पहले वाले वीडियो में हिंदी के चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। तो जो फ्रेंड्स नहीं देखे हैं वीडियो फर्स्ट चैप्टर का, वो देख सकते हैं। चैप्टर 1 का श्रम विभाजन और जाति प्रथा का वीडियो है जो डाला हुआ है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चैप्टर 2 20 के दांत के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि 20 के दांत पाठ विद्या है, यानी कि 20 के दांत है जो क्या है, कविता है, कहानी है, निबंध है, व्यक्ति चित्र है, क्या है। तो 20 की दांत है जो क्या है, कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, यानी कि 20 के दांत जो कहानी है उसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं जो नलिन बिलोचन शर्मा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बिहार में हुआ था। बिहार के कौन से जिला में, पटना जिला में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना के कौन सा, बरघाट नामक एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। पटना जिला के बरघाट नामक जगह पे हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। कहाँ, पटना के बरघाट में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1916। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मदन किसका बेटा है। तो मदन है जो किसका बेटा है, तो गिरधर लाल का। कहानी में एक पात्र है मदन, और वो किसका बेटा है, तो गिरधर लाल का बेटा है मदन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदन किसका बेटा है, तो गिरधर लाल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई है जो 12 सितंबर 1961 को हुई। कब हुई, 12 सितंबर 1961 को हुई थी नलिन बिलोचन की मृत्यु। और जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। 18 फरवरी 1916 को उनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, तो 1961 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 खोखा किस कहानी का पात्र है। तो एक खोखा है जो किस कहानी का पात्र है, 20 के दांत। 20 के दांत कहानी का पात्र खोखा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। एक 20 की दांत कहानी में सेन साहब भी एक पात्र है। तो पूछ रहा है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन है, खोखा। खोखा है जो उनका बेटा है। और एक खोखा है जो कैसा वर्ड है, बंगाली वर्ड है, और इसका मतलब ही होता है बेटा, खोखा के मतलब। तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, उनका बेटा खोखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने बेटे को एक बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 खोखा के पिता कौन है। तो खोखा के पिता कौन है, तो सेन साहब है। सेन साहब का बेटा जब खोखा है तो उनके पिता सेन साहब हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है। उलटकर क्वेश्चन पूछा, वहाँ पे पूछा था कि सेन साहब के बेटा का क्या नाम है, तो खोखा। यहाँ पूछ रहा है कि खोखा के पिता का क्या नाम है, तो सेन साहब हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन घुमा घुमा कर भी पूछे जाते हैं, इसलिए सभी तरह से मैं क्वेश्चन तैयार करके लाई हूँ। तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें और समझें और याद कर लें। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मदन की उम्र क्या थी, यानी कि मदन कितने साल का था। तो मदन था जो 5 से 6 साल का था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो मदन था जो अपने पिता के हाथों से अक्सर पीटा करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिता के हाथों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन है। तो नाउम्मीद कहानी में है जो नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन है, तो ये है जो
खोखा है नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा। किनके? तो सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ापे के आंखों का तारा कौन है? खोखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करता है? विष की दांत जो कहानी है वो किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करता है? तो ये मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करता है, यानी कि मध्यम वर्ग के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य वर्ग। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। कह रहा है कि गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल था जो कहानी में मदन का पिता है। गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के दांत है जो किसने तोड़ा था? तो मदन ने तोड़ा था। और कितने दांत तोड़ा था? 2 दांत। तो खोखा के दांत की तो 2 दांत तोड़ा था। कैसे तोड़ा था? कि जब खोखा है जो मदन के साथियों के साथ लट्टू खेलने का जिद करने लगा था, लेकिन मदन उसको खेलने देना नहीं चाहता था, जिससे वो खोखा थोड़ा उत्तेजित गुस्सैला टाइप के था। उसे गुस्सा में आकर मदन से झगड़ पड़ा, लेकिन मदन है जो उसको मारा और उसका 2 दांत है जो टूट गया। तो खोखा के दांत किसने तोड़े थे? मदन ने। कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे। ये भी पूछता है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो 2 दांत। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ का है? तो एक गद्यांश है जो विष के दांत पाठ का ही है। खोखा के बारे में कह रहा है। खोखा था जो जीवन के नियम का अपवाद था, अन्य लड़कों से थोड़ा उल्टा था, जिद्दी स्वभाव का था। तो यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियम का भी अपवाद हो। जीवन के नियम के अपवाद था ही था, वह घर के नियमों का भी अपवाद था। तो एक ये जो वाक्यांश है वो किस पाठ की है? तो विष की दांत की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, गिरधर लाल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक को होना चाहता था? सॉरी, को नहीं होगा, शरीक होना चाहता था। तो कासू है जो मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था, यानी कि लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था मदन के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लट्टू के खेल में। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन ए आंसर भी नहीं था। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी और पाँचों की पाँचों बहुत ही सभ्य सुशील थी और साथ ही साथ सुंदर भी थी। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। उसका नाम क्या था? तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ये भी पूछता है कभी कभी कि सेन साहब की इनमें से कौन है जो सेन साहब की लड़की नहीं है। ऑप्शन दे देगा 4 को, जिसमें से 3 को उनकी लड़कियों का नाम रहेगा, 1 नहीं रहेगा। उसमें छाटा आता है, इसलिए उनको 5 लड़कियों का नाम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या क्या नाम था? तो सीमा का सीमा नाम था, सीमा रजनी, आलो और शेफाली और एक का नाम था क्या? एक का नाम था आरती। तो ये 5 लड़कियों का नाम आप लोग याद रखिएगा, सीमा, रजनी, आलो, शेफालो और आरती। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन सेन साहब की पुत्रियों में से एक है? तो अभी नाम बताई हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? आरती हो जाएगा, जो सेन साहब की एक पुत्री का नाम है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है कि विष के दांत कहानी में खोखा किसे कहा गया है? विष की दांत कहानी में खोखा कासू को कहा गया है, यानी खोखा का रियल नाम क्या था? तो कासू था, और उसको उस कहानी में खोखा भी कहा गया है। तो खोखा किसे कहा गया है? कासू को। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। कह रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? देखिए इसमें बहुत ही मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में थोड़ा। तो सेन साहब की कार की जो कीमत थी वो 7,500 थी। इसमें ऑप्शन ए ख़त्म है, वो ऑप्शन ए ही आंसर था। कितना? 7,500 थी। सेन साहब की कार की कीमत कितना थी? 7,500।
याद रखिएगा, बहुत ही आज के ज़माना से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कम कीमत थी। कितना थी? 7,500। ऑप्शन ए में था, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, इसलिए सॉरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7,500। याद रखिएगा सेन साहब की कार की कीमत। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की मोटर कार जो थी वो काली रंग की थी और कितने हज़ार की थी? 7,500 की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? तो ये महान काम कौन कर सकता है? देखिए, उनका लाडला कौन था? कासू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कासू जो था हुसैन साहब के पिछले बत्ती का लाल शीशा को तोड़कर चकनाचूर कर दिया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? ऑप्शन में दिया मदन से, तो इससे भी था हल्का फुल्का, क्योंकि इसको डांटते रहता था सेन साहब। खोका से तो इससे तो पूरा था, ये खराब भी कर दिया था। पड़ोस के बच्चों से भी था। ये सेन साहब की पुत्रियों से था, जो कार की चमक दमक के कोई खतरा नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही सभ्य सुशील थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेन साहब की पुत्रियों से। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सेन साहब का मित्र क्या थे? तो सेन साहब के मित्र थे जो पत्रकार थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्रकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। अपने बच्चों के विषय में ऐसा ख्याल किनका था? तो विष के दांत कहानी में जब पत्रकार सेन साहब के सभी मित्र बैठते हैं तो उसमें एक पत्रकार महोदय होते हैं, वही बोलते हैं अपने बच्चे के बारे में कि मैं चाहता हूं कि वह एक जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ भी बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। तो ये जो ऐसा ख्याल किसका था अपने बच्चे के बारे में? तो पत्रकार महोदय का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। इस गद्यांश के लेखक कौन है? तो इस गद्यांश के लेखक हैं, तो ये इसे विष के दांत कहानी का एक वाक्यांश है, तो इसके लेखक भी कौन हो जाएंगे? तो नलिन विलोचन शर्मा हो जाएंगे। करेक्ट। ये जो कथन है वो कब कहा जाता है? जब मदन और कासू की लड़ाई होती है। तो मदन को यहाँ पे झोपड़ी वाला कहा गया है और कासू को महल वाला कहा गया है। तो यहाँ कह रहा है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले की जीत होती है, लेकिन यहाँ जो उल्टा हो गया, किसका जीत हो गया? तो झोपड़ी वाले का, यानी कि ये मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। तो ये कहानी, ये गद्यांश के लेखक कौन है? तो इनका नलिन विलोचन शर्मा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो अभी बताई हूँ मैं, कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े थे। 2 विष के दांत उसके तोड़ डाले थे। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो हंस। यहाँ पे हंस किसको कहा गया है? हंस कहा गया है कासू यानी खोखा को। और कौवा की जमात किसको कहा गया है? मदन और उसके दोस्तों को कहा गया है। तो लट्टू खेलने के लिए कौन ललक गया था मदन के दोस्तों के साथ? कासू। तो कासू को ही हंस कहा गया है। तो कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? हंस ललक गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। इस वाक्यांश में हंस से किसका अभिप्राय है? यानी कि इस वाक्यांश में हंस किसको कहा गया है? तो हंस कहा गया है ये कासू को, और कौवा का जमात किसे कहा गया है? मदन और उसके दोस्तों को कौवों का जमात कहा गया है। तो यहाँ पे कह रहा है हंस से किसका अभिप्राय है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कासू को कहा गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नलिन विलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? तो नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम रत्नावती शर्मा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा भाषी थी? तो ये थे जो भोजपुरी भाषा भाषी थी, यानी कि उनका जो बचपन का भाषा था वो भोजपुरी था। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो गिरधर लाल था जो सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। गिरधर लाल कौन था? मदन का पिता था और वो सेन साहब की फैक्ट्री में
काम करता था किरानी के पद पर। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो किसके, यहाँ पे मदन के अनुसार, तो इससे उसका कोई लेना देना नहीं, इसके अनुसार क्यों बदलेगा वो। बेटियों के अनुसार नहीं, इसके अनुसार भी नहीं। तो खोखा के अनुसार, हाँ इसके अनुसार वो अपने सेन साहब जो थे वो अपने सिद्धांतों को भी बदल लिए थे। ये जैसे कहता था खोखा वैसे ही वो करते थे। वो सब सारा घर का जो सारा सिद्धांत था वो चेंज कर रहे थे, किसके अनुसार, खोखा के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खोखा के अनुसार। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है। लड़कियां क्या है, तो कठपुतलियां हैं, और इसे इस बात पर गर्व भी है। तो किसे, तो उनके माता पिता का था जो इस बात पे गर्व था कि हमारी लड़कियां हैं जो कठपुतलियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और वो जो महानुभाव माता पिता कौन थे, वो सेन साहब और उनकी पत्नी थी, जिनको अपनी लड़कियां की कठपुतलियां होने पर भी गर्व था। लेकिन ये बहुत ही गलत है, कठपुतलियां होना बहुत ही गलत बात है, और किसी को कठपुतली बनाना भी बहुत ही गलत बात है। लेकिन कहानी में उसके माता पिता को उस पर गर्व था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माता पिता को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 शोफर शब्द का अर्थ है। तो शोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर, ड्राइवर को शोफर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र के लिए प्रयोग हुआ है। तो 20 के दांत कहानी में सेन साहब कहते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर बनते हैं। तो ये पंक्ति है जो कहानी के किस पात्र के लिए कहा गया, तो ये मदन के लिए कहा गया। कौन कहा है, तो सेन साहब बोलते हैं उसके गिरधर उनके पापा के पास बोलते हैं कि अपने लड़के को संभालो, ऐसे ही लड़के हैं जो आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। तो ये सेन साहब किसको कहते हैं, तो मदन को कहते हैं। और किसके पास, गिरधर के पास, उनके पिता के पास। तो यहाँ पूछ रहा है कि किस पात्र के लिए प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन के लिए प्रयोग हुआ। अगर बोलता कि ये किसने कहा है तो ये हो जाता सेन साहब ने, और किसके पास कहा गया था, तो गिरधर के पास कहा गया था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किस पात्र के लिए प्रयोग हुआ, तो मदन के लिए प्रयोग हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो खोखा खोखी ये जो बंगला भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है बेटा बेटी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ। तो आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ हुआ जो नलिनी लोचन शर्मा के कविताओं से हुआ। तो देखिए नलिनी लोचन शर्मा कहानी भी लिखते थे और कविता भी लिखते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील लोचन शर्मा। तो दोस्तों एज हिंदी के चैप्टर 2 20 के दांत के से सारा जो जितना सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था मैं उसको सिलेक्ट करके लाई हूँ। ये सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2023 के बोर्ड एग्जामों में उनकी पूछी जाने की प्रबल संभावना है। इसलिए वीडियो को आप चाहें तो इस द्वारा देख सकते हैं, जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी और अच्छे से याद भी हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य से करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। देखने के लिए थैंक यू।